जब अरविंद केजरीवाल थे ईडी की कस्टडी में थे तो वो व्यक्ति उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मिलता था और यह आदमी मिलता था और कोई नहीं मिलता था। वो आदमी आज पद से हट गया। इस एक्शन से सीधे केजरीवाल को झटका लगा। विभव कुमार वो व्यक्ति हैं जो लंबे समय से अरविंद केजरीवाल के साथ रहे थे। विभव कुमार उनके एनजीओ परिवर्तन के समय से अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। जब से राजनीति में अरविंद केजरीवाल आए ही नहीं थे, उससे पहले से विभव कुमार उनके बहुत करीब थे। जब आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो केजरीवाल ने उन्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया था। वो ही उनके रोज़ाना के काम को मैनेज कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में भी वो केजरीवाल के साथ मुलाकात कर चुके हैं। मंगलवार के दिन विभव कुमार और पत्नी सुनीता भी केजरीवाल से मिले। विभव कुमार अगर पद में रहते तो केजरीवाल का काम मैनेज कर सकते थे। ये ही बात बीजेपी भी कर रही है। पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने के अपराधों के निशान मिटाने की कोशिश विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी। दोस्तों, आगे वीडियो में आप देखेंगे शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता को अब सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। के कविता को 15 मार्च को ही ईडी ने अपनी कस्टडी में ले लिया था और वह अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी के बाद सीबीआई पूछताछ करेगी, उनका बयान लेगी और इसकी सीबीआई ने कोर्ट में मंजूरी ले ली है कि कविता शराब घोटाले की मुख्य आरोपी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल बाकी नेताओं के साथ में घोटाले की साजिश रची। कविता पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ की रिश्वत के बदले में शराब नीति में फ़ायदा मिलने की डील की। के कविता के आने से अरविंद केजरीवाल टेंशन में आ गए हैं। शराब घोटाला हुआ और सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 9 मार्च को ईडी की एंट्री हुई और गिरफ्तारी हो गई। कविता 15 मार्च 2024 को सीबीआई की एंट्री हुई और गिरफ्तार हुई। 21 मार्च को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई और कहा जा रहा है कि कभी भी सीबीआई की एंट्री हो सकती है। दिए हुए ऑर्डर कविता को इंट्रोगेट कर सकते थे। ऐसे आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं जिसमें सीबीआई ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिससे लोगों को शॉक करके रख दिया है और स्पेशल जस्टिस के पास पहुंची। इस अरेस्ट के तुरंत बाद एडवोकेट राणा और उनके साथ मौजूद एडवोकेट टीम ने जज मनोज कुमार को बताते हुए सीबीआई को खूब खरी खोटी सुनाई। आगे वीडियो में देखें विस्तार से। पहले दिन से मैं एक बात कह रहा था और आप सबको भी पता होगा दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि दिल्ली के ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल में यह बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी के बिना कोई पॉलिसी नहीं बदली जा सकती। जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं चाहेगा तब तक पॉलिसी नहीं बदली जा सकती। इसका कानून है, यह दिल्ली का कानून है और यही संविधान द्वारा जो
हमारे सांसद हैं, उसने इसी कानून को पास किया। लोग मानने को तैयार नहीं, केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है। लोग जस्टिफाई कर रहे थे केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, वैसे क्यों घपला करेगा, कोई सबूत नहीं है। सिंपैथाइज़र, उनके जो फॉलोअर्स से उनके जो शुभचिंतक थे, वो हमेशा इस बात को कहते थे कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं। और मेरा सिर्फ एक ही आर्गुमेंट होता था, बिजनेस रूल 1993 बहुत क्लियरली कहता है कि दिल्ली क्षेत्र में, मतलब दिल्ली की सरकार में, बगैर चीफ मिनिस्टर के कोई कानून नहीं बदला जा सकता। आप उसका सेक्शन 8 और 9 पढ़ लीजिए और डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने, मैंने जितने इश्यूज उठाए थे टेक्निकल, उन सब को इंडोर्स कर दिया। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को सब कुछ पता है, लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग अगर होती है तो आप इस दिशा में जाते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि एक अपराधी काम कर सकता है, तो आगे वीडियो में आप इसकी चर्चा देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर दी। दोस्तों, अब आप देखेंगे खबरों की खबर में वह व्यक्ति जो ईडी की कस्टडी में जब अरविंद केजरीवाल थे तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मिलती थी और यह आदमी मिलता था, बस और कोई नहीं मिलता था। वह आदमी आज पद से हट गया। के साथ उनके एनजीओ परिवर्तन के समय से साथ है, यानी जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए भी नहीं थे तब से वो उनके बेहद करीबी रहे। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को अपना पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। तब से लेकर अब तक विभव कुमार उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे और वही उनके रोजाना के काम को मैनेज कर रहे थे। तिहाड़ जेल में भी विभव कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ मुलाकात कर चुके हैं। मंगलवार को तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल ने पत्नी सुनीता केजरीवाल और निजी सचिव रहे विभव से ही मुलाकात की। विभव कुमार अगर अपने पद पर रहते तो शायद अरविंद केजरीवाल के लिए चीजों को मैनेज करना थोड़ा आसान होता। यही बात बीजेपी भी कह रही है और उनके टर्मिनेशन को सही ठहरा रही है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए, फिर बताता हूं कि कल आम आदमी पार्टी और मंत्री पद छोड़ने वाले राजकुमार आनंद ने आज क्या नया खुलासा किया। ये एक आवश्यक कदम था क्योंकि विभव स्वयं भ्रष्टाचार के मामले में जांच के दायरे में है और उनका जो अपॉइंटमेंट था वो भी गैर कानूनी तरीके से किया गया था। आज जब मुख्यमंत्री खुद जेल के अंदर हैं, तब पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री के इशारों पर जेल के अंदर से सरकार चलाने की, अपराधों के साक्ष्य मिटाने की कोशिश भी विभव कुमार के द्वारा की जा सकती थी और ईडी विभव कुमार से भी पूछताछ कर रही है। तो विजिलेंस डिपार्टमेंट का ये कदम एक सकारात्मक कदम है। इधर जेल में बंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती चली जा रही। केजरीवाल की पार्टी छोड़कर जा रहे नेता हर रोज नया जख्म दे रहे हैं। केजरीवाल के इस्तीफा देने वाले मंत्री राजकुमार आनंद ने आज आम आदमी पार्टी के उस आरोपों का जवाब दिया जिसमें पार्टी ये कह रही है कि ईडी के दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है। राजकुमार आनंद ने आज यह भी क्लियर कर दिया कि उन्हें 12 अप्रैल को ईडी का कोई नोटिस आया ही नहीं, जबकि कल संजय सिंह मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कह रहे थे कि उन्हें तो ईडी का नोटिस मिला और वो ईडी के दबाव में है, इसलिए पार्टी छोड़ दी। एक बार सुनिए राजकुमार आनंद को, फिर बताऊंगा कि केजरीवाल के कौन से एक और करीबी भी ईडी की रडार पर आ गए। मैं यही क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं ईडी से डर कर नहीं आया। मेरे बच्चों पर कोई तलवार नहीं लटक रही जो मैं पार्टी छोड़ के या कोई चीज छोड़ के आया या अपना मंत्री पद छोड़ के आ गया। मुझे भी पता है कि मंत्री रोज रोज नहीं बनते, सब कुछ समझता हूं मैं। ये झूठ की राजनीति, मक्कारी की राजनीति, इस पे मैं भरोसा अगर करता रहता होता तो मैं वहीं होता जहां परसों था। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, अभी मैं आपके साथ। कौन प्रवेश वर्मा, मैं आज तक कभी मिला नहीं। जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और खुलकर बोल रहे हैं, उससे इस तरह के दूसरे नेता भी आने वाले वक्त में सामने आ जाएं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी के लोग एक मामले में नहीं बल्कि कई मामलों में फंसे हैं। जैसे केजरीवाल के एक और करीबी विधायक अमानतुल्लाह खान का मामला है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान के खिलाफ ईडी गैर जमानती वारंट जारी करना चाहती है। इसके लिए ईडी ने कोर्ट में अर्जी दी है, जिस पर 18 अप्रैल को सुनवाई। वहीं एक दिन पहले ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह को समन भेजकर 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की शिकायत पर कोर्ट ने यह समन भेजा है। यानी अरविंद केजरीवाल के एक और करीबी जिन पर मुसीबत बढ़ती जा रही है, और यह सारी मुसीबत ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर भी बढ़ रही है। अभी तक तो अरविंद केजरीवाल के सामने यह मुसीबत थी कि जेल से कैसे सरकार चलाई जाए। अब उनके सामने यह दिक्कत भी खड़ी हो गई कि जेल से कैसे अपनी सरकार और पार्टी को बचाया जाए, क्योंकि अपने मंत्री के अचानक इस्तीफे से अरविंद केजरीवाल को भी जबरदस्त झटका लगा होगा। उन्हें यह डर सता रहा होगा कि पता नहीं कहीं उनके और भी नेता इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ ना छोड़ दें। आप देखिए, एक तरफ उनके मंत्री ने उनका साथ छोड़ दिया, उनके कई सांसद साइलेंट मोड में चल रहे हैं, 2 बड़े सीनियर नेता जेल में बंद हैं। यानी अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से मुसीबतों से चौतरफा घिरे दिखते हैं। उन्हें कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही, और अभी वो अपने मंत्री के इस्तीफे के झटके से उबर ही रहे थे कि 24 घंटे के अंदर ही डबल मुसीबत ने उन्हें घेर लिया। उनकी पहली मुसीबत तो यह है कि कहीं ईडी के बाद अब सीबीआई उन्हें ना पकड़ ले। अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल के लिए जल्द बाहर आना और मुश्किल हो जाएगा, और अगर लंबे वक्त तक अंदर रहे तो सरकार और पार्टी को बचाना बहुत मुश्किल होगा। को इसलिए सता रहा होगा क्योंकि शराब घोटाले में फंसी बीआरएस नेता के कविता को अब सीबीआई ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। के कविता को 15 मार्च को ही ईडी ने अपनी कस्टडी में लिया था, और वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी के बाद अब सीबीआई के कविता से पूछताछ करेगी, उनका बयान रिकॉर्ड करेगी, और उनके लिए सीबीआई ने कोर्ट से मंजूरी ले ली। शराब घोटाले में के कविता एक मुख्य आरोपी है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी नेताओं के साथ मिलकर घोटाले की साजिश रची। के कविता पर आरोप है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर 100 करोड़ की रिश्वत के बदले में शराब नीति में फायदा मिलने की डील की थी। सीबीआई के शिकंजे में के कविता के आने से अरविंद केजरीवाल इसलिए भी टेंशन में आ गए हों, क्योंकि आप देखिए, शराब घोटाला हुआ, मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया, और 9 मार्च 2023 को ईडी की एंट्री हुई, गिरफ्तारी हो गई। के कविता 15 मार्च 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया, 11 अप्रैल 2024 को सीबीआई की एंट्री हुई, गिरफ्तारी हो गई। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए, ईडी ने गिरफ्तार किया, और अब कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त सीबीआई की एंट्री संभव है। ने दिए गए ऑर्डर्स कि वे की कविता को इंटरोगेट कर सकते थे, ऑफिशियली रिकॉर्ड पर रखवाने हैं और खुद के लिए भी चाहिए। इस हियरिंग के दौरान कविता की ओर से मौजूद एडवोकेट नितेश राणा और सीबीआई के काउंसिल्स के बीच काफी हीटेड आर्गुमेंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें सीबीआई ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जिसने लोगों को शॉक करके रख दिया है, और स्पेशल जज जस्टिस कावेरी बवेजा एक फैसले पर आ पहुंची है। इस अरेस्ट के तुरंत बाद एडवोकेट राणा और उनके साथ मौजूद एडवोकेट पी मोहित राव ने जज मनोज कुमार को बताते हुए सीबीआई को खूब खरी-खोटी सुनाई थी कि भला उन्होंने कैसे बिना ऑर्डर के की कविता को अरेस्ट कर लिया। He stated, "The CBI should not have arrested her without a court order since she was already in judicial custody." मामला यहाँ काफी इंटरेस्टिंग हो गया जब जज ने पाया कि ना ही सीबीआई के काउंसिल को इस अरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, और ना ही कविता के काउंसिल्स को, और यहाँ तक कि सीबीआई द्वारा कोई एप्लीकेशन भी कविता के अरेस्ट वाले दिन कोर्ट को नहीं मिली थी। जज ने इस मौके पर कहा कि इस केस की कोई नॉलेज नहीं होने पर इसे अब 12 अप्रैल यानी कि आज के लिए सुना जाएगा, वो भी जस्टिस कावेरी बवेजा की बेंच के सामने। क्योंकि हियरिंग में जब कविता खुद कोर्ट में मौजूद थी और उनके काउंसिल के रूप में एडवोकेट नितेश राणा और सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी अपने आर्गुमेंट्स रखने ही वाले थे, वैसे ही कोर्ट में माहौल सीबीआई ने इंटेंस कर दिया जब उन्होंने कहा कि उन्हें कविता की 5 दिन की कस्टडी चाहिए। ये बात सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोग दंग रह गए। हालांकि सीबीआई की काउंसिल ने अपनी बात रखते हुए जस्टिस कावेरी बवेजा को बताया, कविता हैड अ नोटेबल इन्वॉल्वमेंट एज वन ऑफ द प्राइमरी कॉन्स्पिरेटर्स इन द लिकर पॉलिसी केस। अ लिकर एंटरप्रेन्योर affiliated with the South Group approached Kejriwal seeking assistance in conducting business activities in Delhi. Kejriwal assured his support to the businessman. हालांकि सीबीआई के ऐसे एकदम से सबमिशन से एडवोकेट नितेश राणा भड़क गए और बोलने पर मजबूर हो गए कि उन्होंने इस मामले में एप्लीकेशन पहले फाइल की है, लेकिन जस्टिस कावेरी बवेजा ने कह दिया कि पहले सीबीआई को अपनी पूरी बात रख लेने दो। जज का ये बढ़ावा मिलते ही सीबीआई ने कविता को भी किंग पिन बताते हुए हियरिंग में मौजूद लोगों को एक दूसरा झटका दे दिया
और समझाने की कोशिश की कि कैसे सीबीआई को उनकी कस्टडी सौंप देनी चाहिए and stated Kavita must be confronted with evidence to uncover the broader conspiracy surrounding the liquor policy. She is the kingpin or conspirator and others are involved as well. She has provided assistance ensuring the survival of the financial transactions. The identities of the other individuals involved are still unknown. We require 5 days of custody to further investigate. इस पॉइंट पर सीबीआई ने बताना शुरू किया कि कैसे कविता ने इन्वेस्टिगेशन में बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया है और उनके खिलाफ बोलते हुए कहा कविता was previously questioned in this case. However, based on the evidence discovered during the investigation, it became apparent that her involvement as one of the primary conspirators in the excise policy was significant. Cooperated with the investigation, citing unfounded reasons, and consequently, she could not be further examined. Approver Dinesh Arora further affirmed in his statement that one of the accused, Abhishek Boinpally, informed him about significant payments made to Vijay Nair in crores. इस पॉइंट पर जस्टिस कावेरी बवेजा ने उनसे सवाल करते हुए पूछा, Have you marked these statements? दोस्तों, अब देखेंगे खबरों की खबर में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। यह सवाल आज क्यों उठ रहा है और क्या अगर यह साजिश हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके बारे में भी वीडियो को मैं बताऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज राष्ट्रपति शासन की चर्चा दरअसल क्यों हो रही है, यह भी आपको बता देता हूं। आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की गहरी साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यानी बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है, यह आम आदमी पार्टी का दावा है। और वो गहरी साजिश के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है, ये भी वो दावा कर रहे हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको आगे बताऊं, उससे पहले जरा आपको दिखाता हूं कि जिस राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है उससे पहले एक चीज देख लीजिए कि ये लोग खुद को क्लीन चिट तो खुद ही दिए जा रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि ट्रबल माउंट्स फॉर आम आदमी पार्टीज मनीष सिसोदिया, कस्टडी एक्सटेंडेड टिल अप्रैल 24, यानी मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं मिली है और उन्हें अप्रैल 24 तक फिर से जेल में रहना होगा। बड़े बड़े नेता इनके पार्टी के जेल से बाहर आ नहीं पा रहे और ये लोग खुद ही सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि हम तो ईमानदार हैं, राष्ट्रपति शासन साजिशन लग रही है। खैर, राष्ट्रपति शासन से पहले आपको यह भी बताऊं कि मनीष सिसोदिया को बेल चाहिए क्यों भाई। अब वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी लीडर मनीष सिसोदिया मूव्स दिल्ली हाई कोर्ट सीकिंग इंटरिम बेल फॉर इलेक्शन कैंपेनिंग। मनीष सिसोदिया कह रहे हैं, कोर्ट में जाकर उनके वकील कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दीजिए, इन्हें इलेक्शन में कैंपेन करना है, उसके लिए ये जेल से बाहर आना चाहते हैं। मतलब सारे हथियार जो है इन्होंने प्रयास कर लिए, जब जमानत नहीं हो पा रही तो अब मनीष सिसोदिया के वकील कह रहे हैं कि हमारे सर बाहर आएंगे और वो चुनाव प्रचार करेंगे, इसलिए इनको बेल दे दीजिए। अरे बॉस, तो फिर तो अरविंद केजरीवाल को भी निकाल लीजिए और जितने लोग हैं सबको निकाल लीजिए, सब आके प्रचार करें। मतलब आप स्थिति देखिए क्या हो गई कि प्रचार करने के लिए इनको जेल से बेल चाहिए। खैर, प्रचार कौन करने की बात कर रहा है, ये वो मनीष सिसोदिया कह रहे हैं जो खुद अभी 2020 में आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में चुनाव जीती, 60 से ज्यादा सीटें हासिल की, उस बड़े मार्जिन से जीतने वाली आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया, वो किसी तरह से अपना चुनाव बचा पाए। पूरे दिन ट्रेल करते रहे थे और आखिर में जाकर किसी तरह से जो है वो 3207 वोट से मनीष सिसोदिया अपना चुनाव जीत पाए। 3207 वोट से तो जो आदमी अपनी सीट नहीं बचा पा रहा दिल्ली विधानसभा में, उसको बाहर आकर प्रचार करना आम आदमी पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए। ये इन लोगों का हाल चल रहा है। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रपति शासन की बात क्यों कर रहा हूं। अब जैसे आतिशी जी को देखिए, उन्होंने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है। दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को ईडी और केंद्र की बीजेपी सरकार ने फर्जी मामले में गिरफ्तार किया। इन्होंने कह दिया फर्जी मामला। उधर दिल्ली हाईकोर्ट कह रहा है कि सही गिरफ्तार किया ईडी ने और अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता दिख रही है, उसके बावजूद ये लोग कह रहे हैं कि फर्जी मामला है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और आपको प्यार करते हैं। जनता ने 2013, 15, 20 में विधानसभा और 22 के एमसीडी चुनाव में हमें अपार समर्थन दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक बार इनको और सौरभ भारद्वाज को सुनिए, फिर बताता हूं कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा। पहले सौरभ भारद्वाज को सुनते हैं। की बात जो कही जा रही है बार बार भारतीय जनता पार्टी द्वारा, एलजी साहब द्वारा,
इससे साफ संकेत होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो दिल्ली में कभी चुनाव नहीं जीत पाई, उन्हें मालूम है कि आज भी अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर से चुनाव जीत जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार कर रही है। ये गलती इन्होंने 2013 में भी की थी। 13 से 14 तक जब हमारी कुछ दिनों की सरकार चली तो पूरे 2014 इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगा के रखा और कोर्ट में जाके हमने सुप्रीम कोर्ट हम जब गए तो फरवरी 2015 में दिल्ली के अंदर चुनाव हुए। अब आपने सुना, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि दिल्ली में पिछली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था 2013 में, वो भी इन्हीं लोगों ने यानी बीजेपी ने लगाया था और लगा था। और उस वक्त राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी होते थे। प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज्ड इन दिल्ली, और उसकी वजह क्या थी? देखिए 17 फरवरी 2014, तब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने भी नहीं। लेकिन बीजेपी को गाली देनी है तो कांग्रेस के राज में लगे राष्ट्रपति शासन के लिए भी नरेंद्र मोदी पर डाल। तो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगा यूपीए के जमाने में, कांग्रेस के जमाने में। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी हैज इम्पोज्ड प्रेसिडेंट्स रूल इन दिल्ली एंड एक्सेप्टेड द अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट्स रेजिग्नेशन, अथॉरिटीज सेड ऑन मंडे। क्यों लगा था राष्ट्रपति शासन? क्योंकि तब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। किस बात पर इस्तीफा दे दिया था भाई? उन्होंने कहा था कि मैं जन लोकपाल बिल पेश करना चाहता हूं और कांग्रेस की सरकार मुझे रोक रही है। शिंदे जो उस वक्त गृह नहीं रही। दोस्तों, आगे खबरों की खबर में सामने खड़ा हुआ केजरीवाल पर असलियत में सामने वाले की साइकोलॉजी को उसकी आंखों में, चेहरे में, बॉडी लैंग्वेज में देखकर समझना जानता है। इसके बारे में विस्तार से। तीसरी बात, इनके सामने खड़ा हुआ था केजरीवाल। केजरीवाल जैसा धूर्त मक्कार, अच्छा धूर्त और मक्कार की एक खास बात होती है, वो असलियत में सामने वाले की साइकोलॉजी को उसकी आंखों में, चेहरे में, बॉडी लैंग्वेज में देखकर समझना जानता है। जितने भी ये धूर्त मक्कार लोग हैं उन सब की एक खास बात हमेशा याद रखना, वो हमेशा वो सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना बहुत जबरदस्त जानते हैं। जरूरी नहीं है हमें सिर्फ धूर्त और मक्कार भी, समझदार आदमी भी ये चीज जानता है, लेकिन धूर्त मक्कार की तो बेसिक क्वालिटी यही होती है कि वो असलियत में, क्योंकि उसमें मक्कारी सामने वाले की कमजोरी को भांप कर दिखानी होती है, और सामने वाला जब तक कमजोर नहीं होगा तो वो मक्कारी नहीं दिखा पाएगा। और इसीलिए मक्कारी दिखाने के लिए उसे बॉडी लैंग्वेज से लेकर, फेस एक्सप्रेशन से लेकर, आंखों के अंदर आंखें डालकर दिल की बात या दिल का हाल जान लेने की उसको कला आनी चाहिए। केजरीवाल इसमें पारंगत है, केजरीवाल इसमें एक्सपर्ट है, और इस लेवल का एक्सपर्ट है कि कुछ कहने की हद नहीं। यही कारण है कि जब आतिशी मरलीना शुरू में दिखाई दी, जब अन्ना आंदोलन के टाइम पर भी शुरू में आतिशी मरलीना खूब दिखाई दी थी, और दूसरा जो है वो क्या नाम है, चड्ढा, राघव चड्ढा, ये दोनों के दोनों हमेशा इतने, और तीसरा सौरभ भारद्वाज, ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं। सौरभ भारद्वाज, आतिशी मरलीना और राघव चड्ढा, तीनों के तीनों बयानवीर थे, तीनों के तीनों जिसे कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक्सपर्ट थे। यस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इनको जरा सी बात हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाएं, फिर जरा सी बात हो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले, जरा सी बात हो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ले, और लिटरली टीवी पे लगातार दिखते रहना इन्होंने सीख लिया। टीवी पे को किस तरीके से हैंडल करना है इन्होंने सीख लिया, और जिस तरीके से सब चीजें सिचुएशन को चलाया, ये अच्छे तरीके से उसमें एक्सपर्टीज हासिल कर चुकी थी। अब ऑब्वियस सी बात है, इसे समझ में नहीं आया कि अल्टीमेटली केजरीवाल को क्या चाहिए। यही कारण है शुरू में केजरीवाल ने इनको अपनी बात रखने के लिए तो आगे रखा, लेकिन कभी भी इन्हें मेन स्ट्रीम या यूं कहें ग्राउंड लेवल पर काम करने नहीं दिया, या यूं कहें ये कभी ग्राउंड लेवल पर काम करने के लिए बने भी नहीं थे, या इन्हें आता भी नहीं था, या फिर ये उस लायक भी नहीं थे। तभी आप देखोगे ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ कौन दिखाई दिया? दुर्गेश पाठक। ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ
संजय सिंह दिखाई दिया, ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ मनीष सिसोदिया दिखाई दिया, ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ संदीप पाठक दिखाई दिया, और जो अवनीश शाह थे, जैस्मिन शाह थे, वो दिखाई दिया। और इस तरीके के वो ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले जो लोग थे वही दिखाई दे रहे, और वो अल्टीमेटली, यस रियलिटी है, वो अल्टीमेटली कहीं ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर रहे थे। वो तभी आप देखोगे दुर्गेश पाठक की आज भी तुम्हारे सामने फोटो रख दी जाए तो मैक्सिमम लोग जो हैं दुर्गेश पाठक या संदीप पाठक के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो आजकल जो विभव